नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गा पे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। इस नियम की सहायता से एक धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दो पार्ट में क्वेश्चन है आपका ये। सबसे पहले आपको ये बताना है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, और नियम बताने के बाद आपको एम्पियर का परिपथीय नियम यूज करते हुए किसी भी धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर कोई एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सबसे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम हमने लिखा हुआ है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल बंद परिपथ द्वारा घिरी नेट वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे मैं एक छोटा सा फिगर यहां बना देता हूं। सपोज दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, और इस कंडक्टिंग वायर में आई करंट फ्लो हो रही है। अभी के लिए नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। अगर इसके चारों तरफ हम ऐसा एक बंद लूप बनाएं, क्लोज्ड लूप, जिसे एम्पीरियन लूप भी कहते हैं, बंद लूप बनाएं, तो इस लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, आप तो जानते ही हैं कि अगर एक कंडक्टर, सीधा कंडक्टर ऐसे होगा तो इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसके चारों तरफ सर्कुलर। तो अगर यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये लूप के अनुदिश होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इधर की तरफ। ठीक, अब रूल के मुताबिक किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, तो ये जो लूप बना हुआ है ये एक बंद परिपथ है, और इसकी सीमा के अनुदिश ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर बी, इसका जो रेखीय समाकल होगा उसका मान बंद परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा, आप देखिए इस बंद परिपथ से नेट धारा कितनी घिरी हुई है, आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये आप सब पहले भी पढ़ चुके हो। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। क्लोज्ड इंटीग्रल क्यों, क्योंकि पूरे एक लूप के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक जगह से शुरू करते हैं और फिर उसी जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो पूरा लूप ये बंद लूप है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल होगा डीएल, डीएल इस लूप का एक छोटा सा अत्यंत सूक्ष्म अवयव है जिसकी लंबाई डीएल है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। मैंने मान लिया कि टोटल करंट, अगर नेट करंट आई नेट है तो वो करंट यहां यूज करेंगे। जो भी नेट करंट उस लूप के अंदर होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज लगी हुई थी कि धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन भी हमको करना है। हमारे पास एक धारावाही परिनालिका होगी, मतलब परिनालिका में धारा बह रही होगी, और उसकी एक्सिस होगी, उसकी एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम की मदद से। ठीक है, तो ये हमने एक धारावाही परिनालिका बना ली है। देखिए धारावाही परिनालिका, जिसे अंग्रेजी में करंट कैरिंग सोलेनॉइड कहते हैं। अब ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड में ये ऐसे कॉइल बनी हुई है, यहां से करंट ऐसे जाती है और ऐसे पीछे से होकर के फिर ऐसे आ जाती है, फिर ऐसे जाती है, पीछे से होकर फिर ऐसे आ जाती है। इस तरीके से आई करंट मैंने मान लिया कि सभी फेरों में आई करंट फ्लो हो रही है। अक्ष कहाँ है इसकी, तो ये है धारावाही प्रणालिका की अक्ष। ठीक है, दिस इज द एक्सिस।
अक्ष है ये, अक्ष पर एक बिंदु है, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया कि ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है परिनालिका की वजह से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ जब आपको पढ़ाया गया, उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाए गए, यानी कि एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। तो एम्पियर के परिपथी नियम के जब अनुप्रयोग आपको बताए गए, तो उसमें आपको 4 स्टेप्स भी बताई गई थी, और आपको याद भी होगा, मैं एक बार और आपको रिवाइज भी करा दूं कि 4 स्टेप्स में एम्पियर के सर्किटल लॉ का कोई भी एप्लीकेशन है आप वो कर सकते हैं। इसमें पहली स्टेप आपको ये बताई गई थी कि जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु से गुजरने वाला एक एम्पिरियन लूप बनाना पड़ेगा आपको, और वो एम्पिरियन लूप ऐसा होगा जिसमें बी और थीटा की सममिति हो। भले पूरे लूप में एक सिमेट्री से काम न चले, 2 से चले तो 2 बनाइए, 4 सिमेट्री से काम चलता है तो 4 सिमेट्री ले लीजिए, लेकिन सिमेट्रिक लूप रहना चाहिए वो। दूसरी स्टेप आपको बताई गई थी कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कैलकुलेट करिए। थर्ड स्टेप पे आपको कैलकुलेट करना है लूप से घिरी हुई नेट धारा। फोर्थ स्टेप पे आपको करना ये था कि एम्पियर का सर्किटल लॉ अप्लाई कर देना था। अप्लाई करने के बाद वैल्यूज पुटअप करनी थी, वैल्यूज पुटअप करने के बाद सॉल्यूशन करने थे, सॉल्यूशन करने के बाद बी निकाल जाता है। बस इतना सा काम आपका होता है। तो वही 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आज इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता लगाना चाहते हैं ऑन द एक्सिस एट पॉइंट P, अक्ष पर जो बिंदु P है वहां पर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं ये करंट, आप ये नहीं पूछेंगे कि करंट कहां से आ रही है कहां जा रही है, उसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ एक बैटरी मैंने लगाई है, ये वो सब। अब बस इतना समझ लो दिस इज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट कहां से आ रही है कहां जा रही है इट डजेंट मैटर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, बस इतना ये आपको देखना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना रहेगा, सर्वप्रथम बिंदु P से गुजरने वाला एक आयताकार, यहां पर जो एम्पीरियन लूप सबसे सुइटेबल होगा वो आयताकार होगा। एक आयताकार एम्पीरियन लूप बना लेते हैं ताकि इसका नाम लिखने में आसानी हो जाएगी हमको। कहीं से भी बना लो, यहां से एक आयताकार एम्पीरियन लूप ऐसा बना लेते हैं, ये बना लिया। देखो यहां पर मालूम करना है दिस इज द एक्सिस एंड वी हैव मेड दिस रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। मान लेते हैं कि इसका नाम है ए, यहां पर बी, ये सी और ये डी। एक आयताकार एम्पीरियन लूप ए बी सी डी, या तो आप और कुछ इसके नाम रख लो, अदरवाइज आपको चुंबकीय क्षेत्र में भी बी यूज करना पड़ेगा। यहां पर भी बी यूज कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस ओ। पी क्यू आर एस में भी पी हम यहां पर ले चुके हैं। एम एन ओ पी ओ क्यू, तो इस पॉइंट को एम मान लेते हैं, इसको एन, इसको ओ कर देते हैं और इस पॉइंट को कर देते हैं क्यू। ठीक, ये हमने एक एम्पीरियन लूप बनाया, एम्पीरियन लूप बनाया। ठीक, अच्छा, इस एम्पीरियन लूप में एक चीज और
उससे भी पहले आपको याद होगा जो धारावाही प्रणालिका होती है उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके भीतर वो किस तरह का बनता है, ये शायद आपको याद होगा। अक्ष के अनुदिश होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का बनता है। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र रहता है इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, बनाया। इस लूप की भुजा, अब आप देखिए अगर इस P पॉइंट पर, या इसमें 4 भुजाएं हैं आपके लूप में M, N, O और Q, तो एक भुजा MN, एक NO, एक OQ और एक QM। ये 4 साइड इस लूप की हैं। इन चारों साइड्स में सब जगह अगर हम थीटा को देखने जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। यहां पर ये जो भुजा है इसकी डायरेक्शन, या इस पे अगर मैं छोटा सा DL भी ले लेता हूं यहां से यहां तक, DL बहुत छोटी लेंथ होती है लेकिन मैंने थोड़ी बड़ी सी ली है ताकि ये आपको समझ में आ जाए। तो आप देखिए यहां पर ये DL और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हैं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो इस लूप की भुजा MQ में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसके बाद अगर यही मैं अवयव स्मॉल एलिमेंट अगर मैं भुजा QO में लेता हूं तो आप देखें ये स्मॉल एलिमेंट QO में लिया मैंने, ये स्मॉल एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए। तो दोनों परस्पर कैसे हैं, यहां पर दोनों परस्पर लंबवत हैं। भुजा QO तथा QO और MN दोनों में लंबवत है। QO तथा MN में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा NO के लिए, वैसे अगर NO के लिए देखोगे तो आपको 0 डिग्री मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि NO जो साइड होगी वो प्रणालिका के बाहर है और प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो भुजा NO के लिए थीटा की तो कोई बात नहीं है, B ही वहां पर कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लूप बना लिया और फर्स्ट स्टेप हमने पार कर ली। सेकंड स्टेप पे क्या करना है बताइए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन करना है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL फॉर कंप्लीट लूप, फॉर कंप्लीट लूप। देखिए ये सिंबल इसी बात के लिए आया है कि आपको वेक्टर B डॉट DL कंप्लीट करना है, कैलकुलेट करना है फॉर कंप्लीट लूप। कंप्लीट लूप के लिए अब आप देख रहे हैं 4 साइड्स में डिवाइड किया हमने इसको, और पूरी एक सिमेट्री से काम चल नहीं रहा हमारा, तो हमें 4 अलग अलग सिमेट्री लेनी पड़ रही हैं, इसलिए चारों सिमेट्री के लिए अलग अलग वेक्टर B डॉट DL कैलकुलेट करेंगे। तो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL फॉर MQ, फॉर साइड MQ, इस भुजा MQ के लिए वेक्टर B डॉट वेक्टर DL कैलकुलेट करेंगे, फिर QO के लिए करेंगे, फिर ON के लिए, और फिर उसके बाद NM के लिए। प्लस और एक चीज देखिए, अब इसमें हम क्लोज्ड का निशान नहीं लगा रहे हैं, सर्कल नहीं बना रहे हैं। सर्कल इसलिए बना रही है क्योंकि पूरा लूप लेंगे तो बंद है ना। अब देखो जब पूरा लूप लोगे, M से स्टार्ट करोगे, यहां जाओगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, जब पूरा लूप लोगे तो ही तो बंद है। अगर आप केवल भुजा MQ ले रहे हैं तो वो तो एक साइड है, ये बंद लूप तो नहीं है ना पूरा,
इसलिए हम इसके लिए क्लोज्ड का निशान नहीं लगा रहे हैं। ऐसे ही एम क्यू के लिए कर लिया, अब क्यू ओ के लिए करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल फॉर साइड क्यू ओ, प्लस क्यू ओ के लिए हो गया तो ओ एन के लिए आ जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल फॉर साइड ओ एन, प्लस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल फॉर साइड एन एम। ऐसे तो पूरे कंप्लीट लूप इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल फॉर कंप्लीट लूप इट इज इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल फॉर ऑल साइड्स ऑफ द लूप। लूप की हर भुजाओं के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू कैलकुलेट करो और सबको जोड़ दो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए डॉट बी का फॉर्मूला आपने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का फॉर्मूला क्या होगा, बी डीएल कॉस थीटा। बी डीएल कॉस थीटा की जगह एम क्यू के लिए थीटा 0 डिग्री था फॉर एम क्यू, प्लस वेक्टर बी डॉट डीएल फॉर क्यू ओ 90 डिग्री है इसके लिए, तो लिखेंगे बी डीएल कॉस 90 डिग्री फॉर क्यू ओ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा बी डीएल कॉस ओ एन के लिए तो बी ही 0 है ना, पहले ही हम तो बात कर चुके हैं। एन ओ के लिए बी इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए तो बी ही 0 है, थीटा तो कितना भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 90 फॉर एन एम के लिए भी कॉस की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बी डीएल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी एम क्यू में, एम से लेकर क्यू तक में पूरी जगह पर, क्योंकि ये पूरी की पूरी साइड परिनालिका के अंदर है और परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान, इसलिए पूरी भुजा एम क्यू में बी कैसा होगा, एक समान। एक समान मीन्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, सेम होगी वैल्यू। अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ डीएल cos 0 इज इक्वल टू 1, दिस इज एम क्यू, प्लस cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ये 0 की वजह से ये पूरा टर्म 0, cos 90 की वजह से ये भी 0, मतलब आगे आने वाले सारे के सारे टर्म्स कैसे हो गए, 0 हो गए सारे के सारे टर्म्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू, ये बी लिख दिया हमने यहां पर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, डीएल क्या है, आंसर है भुजा एम क्यू पर स्थित एक अत्यंत सूक्ष्म लंबाई, जिसे आप करंट स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हैं। इट इज इन्फिनिटली वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी लेंथ है ये डीएल, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी एम क्यू भुजा की लंबाई फिर हमको चाहिए। समझ आ रहा है आपको, देखो डीएल क्या है, डीएल है भुजा एम क्यू पर स्थित एक छोटी सी लेंथ, लेकिन जब हम भुजा एम क्यू की डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी एम क्यू भुजा की लंबाई हमको चाहिए। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं एम क्यू, एम से क्यू तक पूरी लेंथ हमको लेनी है। अब एम से क्यू तक की पूरी लेंथ कुछ आप चाहो तो मान सकते हो, माना एम क्यू इज इक्वल टू एल,
तब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू बी इंटू एल। ये हमने क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अब क्या करना है? इसके बाद हमने करना ये है, हाँ सेकंड स्टेप पार हो गई। थर्ड स्टेप पे क्या बताया था हमने आपको? लूप से घिरी हुई नेट धारा कैलकुलेट करो। अब लूप से घिरी नेट वैद्युत धारा, तो लूप से घिरी हुई नेट वैद्युत धारा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये लूप है, ये लाइन पूरी ऐसे गई, फिर ये लाइन ऐसे गई, फिर ये ऐसे आई, ये लूप है पूरा। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा। हर बार ये जो करंट ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है और नीचे से बाहर आती है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं इसको आपको दिखाता हूं, सपोज कीजिए कि ये है पूरा का पूरा लूप। लूप में ये पॉइंट कौन सा है? M, फिर ये N, ये O और ये पॉइंट कौन सा है? Q। करंट जो जाती है, आप परिनालिका को देखिएगा, इसको ऐसे करंट जाती है, यहाँ नीचे से करंट ऐसे आई और ऐसे या इसके अंदर से करंट जाती है और पीछे से होकर आती है। तो वो करंट जब पीछे से आती है तो वो करंट ऐसा बाहर से आती है। देखो, जाती अंदर से है, लेकिन आने की जब बारी आती है तो वो आती बाहर से है। देख रहे हैं आप? तो अब आप मुझे बताएं, ये वाली सारी करंट कहाँ है? लूप के अंदर। लेकिन जो करंट ऐसे आ रही, ये सारी करंट कहाँ है? तो ये वाली कैलकुलेट करना है क्या? ये नहीं करना है। आपको केवल वो करंट कैलकुलेट करनी है जो लूप के अंदर में है। समझ आई? अच्छा, अब और एक बात बताइए, क्या ये वाली करंट लूप के अंदर है? जो ऐसे गई, तो क्या ये लूप के अंदर है? आंसर इज नो, ये तो लूप के बाहर है। क्या ये लूप के अंदर है? नहीं। क्या ये वाली करंट लूप के अंदर है? नहीं। तो केवल यहां से यहां तक की इतनी लंबाई की जो करंट है, कितनी लंबाई मानी हमने इसको? अभी अभी L लंबाई माना। केवल इतनी लंबाई की जो करंट है वो लूप के अंदर है, बस। ठीक है। अच्छा, अब इतनी लंबाई में कितनी करंट होगी इसको पता लगाना है। सबसे शुरू में हमने मान रखा है कि परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में तार के फेरों की संख्या कितनी है? स्मॉल है। कुंडली में प्रत्येक फेरे में धारा कितनी बह रही है? I। सबसे पहले अगर आपको करंट पता लगानी है तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि इतनी लंबाई जो L है, इसमें तार के कितने फेरे पड़ेंगे आखिरकार। L लंबाई में तार के कितने फेरे पड़ेंगे, क्योंकि करंट तो फेरों में ही है, फेरे के बाहर तो करंट बह नहीं रही है, करंट तो फेरों में ही है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L। L लंबाई में जितने कुल फेरे हैं पहले वो पता लगाओ। अब देखो, 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं? स्मॉल n। तो L मीटर लंबाई में कितने फेरे होंगे? N इंटू L। तो N इंटू L, ये क्या आ गए? फेरों की संख्या। अभी करंट नहीं आई। तो इस इतनी लंबाई, देखो फिर से सुन लो, L लंबाई में ही करंट है लूप के भीतर। इसके बाहर की करंट लूप के बाहर है, इसके इधर की करंट भी लूप के बाहर है। केवल L लंबाई की जो करंट है वो लूप के भीतर है, बस। तो L लंबाई में कितने लूप पड़ते हैं? आंसर है NL लूप पड़ते हैं, NL फेरे पड़ते हैं। एक फेरे में कितनी करंट है? I। तो NL फेरों में कितनी करंट होगी? I इंटू N इंटू N। ये नेट करंट है लूप से घिरी हुई। फिर से एक बार, ये लूप की ये लंबाई हमने कितनी मान ली? स्मॉल l। इसके इधर की करंट लूप के बाहर है, इसके इधर की भी करंट लूप के बाहर है। सबसे पहले हमने ये पता लगाया कि L लंबाई में, लूप की L लंबाई में परिनालिका के कितने फेरे पड़ते हैं। तो 1 मीटर लंबाई में N फेरे,
तो L मीटर लंबाई में NL फेरे आ गए। अब एक फेरे में I करंट, तो NL फेरों में कितनी करंट, INL, मल्टीप्लाई करवा दिया। सो दिस विल बी द नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप या थ्रेडिंग थ्रू द लूप, क्योंकि बाकी ये जो करंट है ये करंट लूप के अंदर है, लेकिन करंट जो यहां से ऐसे वापस लौट के आती है ये लूप के बाहर है। फिर तो इसको कैलकुलेट नहीं करना, केवल ये वाली करना है हमको कैलकुलेशन। अगर ये करंट लूप के अंदर ऐसे जाती है और यहीं से ऐसा बाहर निकाल आती, बाहर से बाहर नहीं आती, अंदर ही से जाती और अंदर से ही बाहर आ जाती, तो नेट करंट कितनी हो जाती, 0 हो जाती। अगर +4 गई तो -4 बाहर आ गई, नेट करंट कितनी हो जाती, 0। ठीक है, तो लूप से गिरी नेट वैद्युत धारा हो गई I × N × L। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द नेट करंट। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.dl, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B.dl की वैल्यू कितनी आई थी, B × L, μ0 टाइम्स द नेट करंट। व्हाट इज द नेट करंट हियर, I × N × L। L से L कैंसिल कर दिया हमने, B इज इक्वल टू μ0 × N × I। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया धारावाही प्रणालिका के अंदर इस पॉइंट P पर। तो धारावाही प्रणालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर आप निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान यही आएगा। ठीक है, जिसमें μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, स्मॉल n है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और I है एक फेरे से बहने वाली धारा। ठीक है, तो ये फाइनल फॉर्मूला निकल करके आया और यही हमको करना था। ठीक है, सूत्र ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिया हमने। इसमें एक अथवा वाला पार्ट भी है, उसको भी मालूम, उसको भी करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो गा था उसी में एक अथवा वाला पार्ट भी है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है बायो-सेवर्ट नियम क्या है। पहला तो ये लिखा उन्होंने, और उसी के साथ उन्होंने लगाया है कि इस नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो आपको इसे भी 2 भागों में सॉल्व करना है। पहले पार्ट में करना ये है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हेडिंग डाली बायो-सेवर्ट का नियम। देखिए मैं आपको बताऊं बायो-सेवर्ट ने किसके बारे में बताया। बायो-सेवर्ट ने बताया कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसा, उस कंडक्टर में इस तरह से I करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं यहां नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो इस करंट की वजह से जो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी वैल्यू के बारे में उन्होंने बताया हुआ था। उसके लिए उन्होंने किया ये कि इस कंडक्टर में एक छोटी सी लेंथ ले ली, और इस छोटी सी लेंथ को कितना लिया, dl लेंथ, और करंट कितनी फ्लो हो रही है, IDL। तो करंट फ्लो हो रही है I इसमें, तो dl क्या है, लेंथ, I क्या है, इसमें फ्लो होने वाली करंट। तो जो ये IDL है ये क्या है, इसको बोलते हैं धारावयव। वेरी गुड। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा करंट एलिमेंट। ठीक है, I क्या है, कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, dl इस कंडक्टर की एक छोटी सी लेंथ, एक्चुअली दिस लेंथ इज एज स्मॉल एज अ पॉइंट। वाकई में तो ये लंबाई इतनी छोटी होती है जैसे एक पॉइंट जैसे होती है, लेकिन
अगर मैं पॉइंट जैसे बनाऊंगा तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, इसलिए मजबूरन मुझे इतना बड़ा बनाना पड़ता है। तो डीएल इसकी एक अत्यंत सूक्ष्म लंबाई है जिसे हम चालक का अवयव बोलते हैं, और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो जो आई इंटू डीएल होता है उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट को हिंदी में कहा जाता है धारा अवयव, ये इसका नाम रखा जाता है। इस धारा अवयव के कारण आर दूरी पर, ये आर डिस्टेंस पर, यहां पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, मान लिया वो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा dB। क्यों? क्योंकि पूरा कंडक्टर तो हम ले नहीं रहे हैं, कंडक्टर का एक छोटा सा भाग ले रहे हैं, धारा अवयव ले रहे हैं, तो उस छोटे से पार्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पूरा मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा नहीं, वो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत थोड़ी सी बनेगी, इसलिए इसको dB यहां ले रहे हैं। एक चीज और, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? R। दूसरी चीज, कंडक्टर में जो I करंट फ्लो हो रही है उस I की डायरेक्शन और धारा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा R की जो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा है। इतनी सारी चीजें, ठीक है। फिर से हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ आई करंट फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर का एक छोटा सा लेंथ ले लिया हमने डीएल, और करंट आई फ्लो हो रही है, तो जो आई इंटू डीएल है इसका नाम रख दिया हमने धारा अवयव। धारा अवयव से आर दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें इस धारा अवयव के कारण, पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं, ड्यू टू ओनली दिस करंट एलिमेंट वी विल हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट दिस पॉइंट। ये धारा अवयव को बिंदु P तक मिलाने वाली लाइन R और करंट की डायरेक्शन, दोनों के बीच एंगल थीटा मान लिया। इतनी सारी चीजें बायो-सेवर्ट के नियम में आई। अब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार बायो-सेवर्ट के बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होगा? बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी चालक खंड, चालक खंड यानी कि चालक का एक छोटा सा अवयव, किसी चालक खंड के कारण, या आप इसकी जगह धारा अवयव लिख सकते हैं, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? धारा अवयव, करंट एलिमेंट। किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, ठीक। नंबर 1 क्या बताया गया? किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। आपको बताया जा रहा है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। dB चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या कि जो dB होगा
that will be directly proportional to the current flowing in the conductor. चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है. सेकेंड, चालक खंड की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है. चालक खंड की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है. अनुक्रमानुपाती होता है मतलब dB will be also directly proportional to dl. तो dB I के अनुक्रमानुपाती है, dB dl के भी अनुक्रमानुपाती है. और क्या होता है? थर्ड, धारा अवयव IDL को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और चालक में प्रवाहित धारा I के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है. ये भी लिख देंगे. चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा तथा चालक में प्रवाहित धारा I की दिशाओं के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या, ज्या मीन्स साइन के अनुक्रमानुपाती होता है. मीन्स dB is directly proportional to sin थीटा. ठीक है. इसके बाद फोर्थ, चालक से या चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. चालक खंड से बिंदु P चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. मीन्स dB is inversely proportional to R square. अब ये चार नियम बायो-सेवर्ट ने बताए. अब अगर इन चारों नियमों को हम आपस में मिला दें तो क्या होगा? चारों नियमों को मिलाने पर चारों नियमों को आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे सबका लेफ्ट हैंड साइड dB है, राइट हैंड साइड आप लिखते जाओ I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर. I
dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान है। इसको हटाएंगे तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसके साथ आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये बायो सेवर्ट का नियम बना। यहाँ जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वेयर। और म्यू नॉट क्या चीज है? तो म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये हमने क्या कर लिया, बायो सेवर्ट का नियम। अब इसके बाद उन्होंने इसी क्वेश्चन में एक चीज और लगाई। इस नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। तो हम इसको हेडिंग पहले बना लेते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना। इसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन और इसमें लगा के रखा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना। देखिए, ये मैंने धारावाही वृत्ताकार कुंडली बना ली। ठीक है, ये इस कुंडली का सेंटर है। इसके बाद मैंने ये मान लिया कि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, इसके रेडियस। ठीक है, ये इसका सेंटर है सी। इसकी अक्ष कहाँ होगी धारावाही वृत्ताकार कुंडली की? कुछ भी मान लो, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है, आप कैसे भी मान लो, करंट जो फ्लो हो रही है वो ऐसे मान लिया फ्लो हो रही है, ऐसे यहां से जाती है और नीचे से ऐसे आ जाती है। ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष है। और इसकी अक्ष पर यहां पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर हमें इसमें जो धारा बह रही है उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या मान लिया मैंने? वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी मान ली? कैपिटल आर मान लिया। यहां पर आप चाहें तो कुछ बातें नोट कर सकते हैं। माना वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ये मान ली हमने कैपिटल आर। ठीक है, केंद्र सी से, ये वृत्ताकार कुंडली का केंद्र है और यहां से ये इसकी एक्सिस है। देखो, ऐसे पीछे भी इसकी एक्सिस होगी। अक्ष पर केंद्र सी से x दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है।
जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया है, x। ये फिगर आपको याद आया होगा, आपने इसका डेरिवेशन किया था, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, मेरे पास एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, त्रिज्या हमने उसकी r मानी, केंद्र C से x दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास अवेलेबल अभी तक क्या है, तो आंसर है हमारे पास अभी तक केवल, जब इसको हमने किया बायो-सेवर्ट के नियम से करना है, तो बायो-सेवर्ट का नियम अप्लीकेबल है हमारे पास, और उसको अवेलेबल है, और उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए देखो, उसके लिए यहाँ पर एक अत्यंत सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं, करंट एलिमेंट इतना बड़ा, ठीक है। ये एक करंट एलिमेंट मैंने ले लिया आइडियल। सबसे पहले इसकी वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस मैंने मान ली ए डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, ए डिस्टेंस है। या तो आप चाहें तो इस डिस्टेंस को आर मान सकते हैं, क्योंकि बायो-सेवर्ट के नियम में करंट एलिमेंट से लेकर रिक्वायर्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने स्मॉल आर मानी हुई है, तो ये डिस्टेंस हमने स्मॉल आर मान ली। पर याद रहे कि कैपिटल आर वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है, स्मॉल आर धारा अवयव से बिंदु P तक की दूरी है, केवल स्मॉल आर त्रिज्या नहीं है, ठीक। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले इस आइडियल की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप एक काम करिए, इधर का नोट कर लीजिए, फिर इसको हम हटाते हैं, इधर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये जो धारा अवयव है हमारे पास, पहले इसकी वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। धारा अवयव आइडियल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन, थीटा की वैल्यू लिखनी है अपॉन आर स्क्वायर। यहां थीटा का मान बता सकते हैं कितना होगा, मान लीजिए कि ये वृत्ताकार कुंडली है ऐसे पूरी गोल, तो ये वृत्ताकार कुंडली हमने रखी, ये इसकी एक्सिस है, यहां पर पॉइंट है। अब अगर हम एक लाइन इसको ऐसा मिलाते हैं, कौन सी लाइन, स्मॉल आर, ये लाइन अगर इसको ऐसा मिलाते हैं तो आप खुद देखिए ये इसके सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी। ये ऐसे लाइन है और ये हमने ऐसे मिलाया है, आप ऐसे करके अगर मैं दिखाऊंगा तो ये कोण कितना लगेगा आपको, 90 डिग्री, तो यहां पर ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक। इस तरह से dB की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू DL। साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया साइन 90। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, ये तो एक्सिस है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी dB। आप थोड़ा सा याद करिए, अगर ये वृत्ताकार कुंडली का ऊपर का हिस्सा फेस है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे निकालते हैं, ऐसे करिए हाथ और फिर उंगलियों को ऐसे मोड़ना है। तो अगर हम ऐसा हाथ करके उंगलियों को ऐसा लंबवत करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी वो इसके लंबवत आएगी ना, इसके लंबवत।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट को हमने P माना हुआ है। और dB की डायरेक्शन कैसी होगी? dB इज परपेंडिकुलर टू R। जो dB बनेगा दिस विल बी द परपेंडिकुलर टू R, R के लंबवत होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक चीज देखिए, अगर हम ये वाला एंगल या ये वाला एंगल हम थीटा मान लें तो dB को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ऐसे ही एक चीज और देख लें, अगर ऐसा ही एक अनंत सूक्ष्म अवयव मैं यहां पर ले लेता हूं तो इसकी वजह से भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। डिस्टेंस तो R ही होगी सिमेट्री से। यहां जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इस R के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी dB। ठीक है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। हमने ये वाला आइडियल कहां पर लिया है? पहले वाले आइडियल के बिल्कुल विपरीत साइड में। अगर ये ऊपर साइड में लिया था तो ये आइडियल हमने नीचे की तरफ ले लिया हुआ है। अब अगर ये एंगल हम थीटा मान लें तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा ही तो हो जाएगा। इस dB को हम चाहें तो दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। dB का एक घटक अक्ष के अनुदिश बना लेंगे और एक घटक अक्ष के लंबवत। बताइए dB का जो घटक अक्ष के अनुदिश आएगा वो कितना होगा? वो होगा dB cos थीटा। और dB का जो घटक अक्ष के लंबवत आएगा वो आएगा dB sin थीटा। इसी तरह से इस dB का घटक अगर बनाने जाओगे, सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस दिशा में dB का कंपोनेंट क्या बनेगा? dB cos थीटा। और इस दिशा में अक्ष के लंबवत घटक क्या बनेगा? dB sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं dB को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। dB को दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं। कौन कौन से घटकों में? नंबर 1, अक्ष के अनुदिश घटक, अक्ष के अनुदिश घटक। कौन सा है अक्ष के अनुदिश घटक? dB cos थीटा। तथा दूसरा घटक कौन सा है? अक्ष के अक्ष के लंबवत घटक, ये है dB sin थीटा। ठीक है, अब आप एक छोटी सी चीज यहां पर देख सकते हैं बेटा, अक्ष के लंबवत जो घटक बने और अक्ष के अनुदिश जो घटक बने, उन घटकों में थोड़ी सी एक चीज देखिए। अभी हमने दो आइडियल लिए हैं, दो धारा अवयव लिए हैं, तो दो की वजह से ये आप देख रहे हैं। आपको नहीं लगता ये भी dB sin थीटा, ये भी dB sin थीटा? बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर दो घटक ऐसे हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं परंतु एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो dB sin थीटा, dB sin थीटा कैंसल। क्या ये दो ही कैंसल होंगे? ऐसा नहीं है। इसमें जितने आइडियल आप बनाएंगे उन सब के dB sin थीटा आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। कोई ना कोई तो एक दूसरे के अपोजिट बन ही जाएगा। तो हम ये लिख देंगे घटक dB sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, घटक dB sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाते हैं। घटक dB sin थीटा है, जितने भी करंट एलिमेंट आप बनाएंगे
सब की वजह से डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा बनेंगे। जो डीबी साइन थीटा आएंगे वो पूरे लूप की वजह से जो डीबी साइन थीटा बनेंगे, कोई ना कोई डीबी साइन थीटा किसी न किसी के अपोजिट होगा ही, वो उसको कैंसिल कर देगा। इसलिए घटक डीबी साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे। अतः बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र अतः बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र अगर आप निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम सारे डीबी कॉस थीटा, आप देखें डीबी साइन थीटा क्या हो गए निरस्त, डीबी कॉस थीटा बचे, सब के सब डीबी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में हैं। अगर सारे डीबी कॉस थीटा एक ही दिशा में हैं तो नेट वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सबको आपस में जोड़ देंगे। और जोड़ने का तरीका हमारे पास क्या है, समाकलन कर दीजिए। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीबी कॉस थीटा, क्लोज्ड इंटीग्रल क्यों, पूरे लूप की वजह से निकालना है ना, तो क्लोज्ड इंटीग्रल हमने लगा दिया यहां पर। अब इसको सॉल्व करिए। b इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डीबी की वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई है, तो यहां पर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर इंटू, ये डीबी हो गया कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से देखें, हमने ये वाला एंगल कितना माना है, थीटा। एंगल को गौर से समझने की कोशिश करें। ये थीटा है और ये लाइन अक्ष पर कैसी है, लंब, तो ये एंगल कितना बना 90 माइनस थीटा। ये देखो यहां से पूरा ये एंगल कितना था, आप देखिए ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना था 90 में अगर ये वाला हटा दें तो 90 माइनस थीटा अगर हटा दें तो क्या बचेगा, थीटा। समझ आया आपको, अगर ये थीटा बचा, फिर आप देखो ये जो डीबी साइन थीटा है वो अक्ष पर क्या है लंबवत, अगर उसमें हम ये थीटा हटा देंगे तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। ये समझ आया आपको। अब ये 90 माइनस थीटा बचा, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल थीटा बचेगा। आप सोच सकते हैं कि थोड़ी देर पहले भी ये एंगल 90 बताया गया था, ये एंगल 90 नहीं बताया था हमने बताया था लूप की सरफेस और ये मिलाने वाली लाइन का एंगल। लेकिन ये एंगल किसके किसके बीच का है, ये रेडियस और इस लाइन के बीच का एंगल है। तो जो एंगल 90 था वो लूप की सरफेस और आर को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल था। वो एंगल, ये जो थीटा मैं बता रहा हूं, ये इस रेडियस और इस लाइन के बीच का एंगल है, इसलिए ये थीटा बनेगा। ठीक है, कॉस थीटा का मान बताओ यहां से कितना होगा। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, देखो ये कर्ण है, ये कैपिटल आर है और ये एक्स है। ठीक है, तो क्या लिखा जा सकता है, आर बराबर अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं यहां पर। तो हम डीबी की जगह पर म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर ये लिख दिया। कॉस थीटा की जगह पर, कॉस थीटा की जगह पर देखो आधार बटे कर्ण, आर अपॉन, और स्मॉल आर वैसे तो लिखना चाहिए हमको। ठीक है, अब आप और ध्यान से देखें इसे, b इज इक्वल टू, आप इनमें से जो कांस्टेंट टर्म है उन सबको बाहर कर लीजिए। तो कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू कैपिटल आर, ये और अंदर में क्या रह जाएगा, केवल डीएल बचेगा।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई लिख दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर क्यूब, आर की वैल्यू ये है, इसका क्यूब करना है तो ये आपको मिलेगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2। अंडर रूट की वजह से पावर 1/2 तो पहले से ही है और क्यूब और लगा दिया तो 3/2 हो गया। इधर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल, डीएल क्या है? इस लूप पर उपस्थित एक छोटी सी लेंथ। लेकिन जब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल लगा देंगे तो मुझे इस पूरे लूप की लंबाई चाहिए। अगर पूरे लूप की रेडियस r है तो पूरे लूप की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। आप चाहें तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर दें। इस तरह से b की जो वैल्यू मिलेगी वो म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वेयर, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनेगा। अब यहां पर लिख देंगे यदि कुंडली में तार के n फेरे हों तब P पर चुंबकीय क्षेत्र, तब P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये तो एक फेरे का हमने लिया, अगर n फेरे होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट n आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन आप करेंगे। अगर इसकी और डिटेल आपको समझनी है और डिटेल आपको ज़्यादा देखनी है तो जब बेसिकली इसको मैग्नेटिज्म पढ़ाते वक्त जब इसका डेरिवेशन किया गया है वो वीडियो आप देख सकते हैं पलट करके फिर से एक बार, तो आपको इसकी और डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास उतना वक्त नहीं होता है तो थोड़ा इसको जल्दी से हमको करना रहता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 का गा। अब 5 का घा करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।